हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने लास्ट का लेक्चर देखा होगा जिसमें हम लोगों ने गॉस लॉ क्या होता है ये पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये चीज देखी थी। आज हम लोग गॉस लॉ के प्रूफ पे और प्लस उसके एप्लीकेशंस पे जाएंगे, जो कि हमारा आज ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग पहले गॉस लॉ देख चुके थे। गॉस लॉ हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने गॉस लॉ में पाया था, गॉस लॉ में हम लोगों ने पाया था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता था, ठीक है। तो अब इस चीज को हमें प्रूफ करना है कि कैसे होता है। तो प्रूफ हम लोग गॉस लॉ को प्रूफ करने जा रहे हैं बेटा। तो गॉस लॉ के प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ चार्ज Q and we have to take a Gaussian surface. We have to take a closed Gaussian surface of radius r. So we cut a segment. This is area vector ds and electric field due to this charge is E. ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे फ्लक्स थ्रू सेगमेंट की, फ्लक्स थ्रू सेगमेंट। तो यहाँ पे हम लोग वो लैंग्वेज तो लिख ही लेंगे, लेट अस कंसीडर चार्ज Q एंड नाउ कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R एंड वी कट अ सेगमेंट ऑफ एरिया ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इज dE। सो फ्लक्स थ्रू सेगमेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E डॉट ds। ये हो जाएगा, वी कैन राइट हियर E ds cos 0। ठीक। अब हम अगर बात करें पूरे सरफेस के लिए, फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे E ds cos थीटा। ठीक। तो अब E की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे सबको पता है E की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर इंटू ds। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ds। अब देखो सरफेस एरिया, किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर लिमिट लग जाएगी, तो कितना आ जाएगा, यहां से आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, देन इट विल बी आंसर Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यानी हम लोगों का यहाँ से गॉस लॉ प्रूफ हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q/एप्सिलॉन ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बेटा बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की। गॉस लॉ के 4-5 एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। पहला एप्लीकेशन क्या है, कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से हम लोगों को कूलॉम्स लॉ पे जाना है, ठीक है। वो कैसे करते हैं जरा देखना बेटा। लेट अस कंसीडर अ चार्ज कैपिटल Q, ठीक है ना, एंड वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 which is situated at a distance r। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ अगर करना है तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को लेकर के एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। वी विल ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ठीक। नाउ वी कंसीडर अ सेगमेंट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज विल बी E। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ, टोटल जो फ्लक्स होगा वो इंटीग्रेशन E डॉट ds के बराबर होगा और वेक्टर लगेगा
ठीक है, ई डॉट डी एस होगा क्यू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। ठीक, तो अगर ई तो पूरे देखो आर अगर है सब जगह तो ई तो कांस्टेंट होने वाला है, ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएस हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू ई सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू आ गई कितनी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फॉर फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, तो हम लोगों को एक चीज पता है, क्या पता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्योंकि यहाँ पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको यहाँ से मिल गई, तो हम लोग क्या करेंगे F की वैल्यू आ जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जो कूलॉम्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला होता था वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ के हेल्प से प्रूव कर ले रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होगा। एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे एक सेगमेंट लेंगे, सेगमेंट की वजह से फ्लक्स निकालेंगे, तो टोटल फ्लक्स जो होगा बाय यूजिंग गॉस लॉ वो आ जाएगा। अब E कांस्टेंट होगा क्योंकि R की वैल्यू कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो इनको बाहर ले लिया। सरफेस एरिया होता है किसी भी स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा इस पॉइंट की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q इंटू E, तो यहाँ से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे जिसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड। किसी भी इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर अ चार्ज रॉड हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और कितनी है, इनफाइनाइट रॉड है। तो यहां से कोई पॉइंट जो है वो R है, जहां पे हमको क्या चाहिए, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो व्हाट विल कंसीडर, ठीक है ना, हम लोगों को क्या कंसीडर करना होगा, हम लोगों को एक गॉसियन सरफेस एक बात जान लेना बेटा, सिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल बोले तो कैसे, अगर पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल होगी, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए किसी भी ये, अब जैसे ये बताओ कि जो रॉड है या वायर है वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा। तो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा तो इसकी जो गॉसियन सरफेस होगी वो भी कैसे बनेगी, सिलिंड्रिकल ही बनेगी। तो इसलिए हम लोग इसके सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं। तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए देखो, एक हम लोगों ने यहाँ से लाइन खींचा, एक हम लोगों ने यहाँ से लाइन खींचा, और ये देखो हम लोगों ने एक सिलेंडर बना दिया, जो कि एक गॉसियन सरफेस होगा। ठीक है बेटा, अब इसमें सरफेस कितनी हुई, एक तो कर्व सरफेस हुई, तो कर्व सरफेस का हम लोगों ने ले लिया ds1 इधर जाएगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जाएगी। यहां पे हम लोग ले लेते हैं ds2 और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ds3 और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। मान लेते हैं ये L लेंथ की मतलब हम लोगों ने सेगमेंट जो है ले रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी लैंग्वेज पे क्या आएंगे, लेट अस कंसीडर चार्ज रॉड, इनफाइनाइट चार्ज रॉड हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक, and now consider a cylindrical Gaussian surface as shown in figure, in which 3 segments we have to take, first of all ds1, ds2 and ds3। ठीक है, टोटल फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग गॉस लॉ क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस इज इक्वल टू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहाँ पे 3 जगह पे हम लोग करना पड़ेगा, तो E ds1 प्लस E ds2 प्लस E ds3 ये करना पड़ेगा, जो कि चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का है। लेकिन अब जरा देखो ds2 और ds3 क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो ये ds2 और ds3 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू कैसी है दोनों के पास 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसलिए ये दोनों 0 हो गए। यहां की बात करें तो अब देखो R कांस्टेंट होगा तो E तो बाहर ही आ जाएगा, ds1
चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सरफेस एरिया क्या होगा किसी भी उस जो हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस उसका सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस एरिया देखें बेटा इस तरह की सिलेंडर कैसे बनाया जा सकता है, रिंग ले लें कोई आर रेडियस की और उसी रिंग को मैं रखता जाऊं ऊपर 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 ऊपर, तो क्या होगा एक सिलेंडर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो रिंग का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर और एल लेंथ यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगी, तो यहां से कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर इंटू एल, ये हो जाएगा। अब चार्ज प्लेस्ड इनसाइड, क्योंकि आपने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, तो हमें इनसाइड के लिए करना था। तो देखो इनसाइड में जितना चार्ज होगा लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज डेंसिटी से, तो क्यू इन की जो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू एल हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट, ई विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और आई होप आपको ये फॉर्मूला आता होगा क्योंकि पहले से आप लोगों ने इस चीज को ड्रॉ करवाया था, किया था। अच्छा वो वाला देखो मैथमेटिक्स से लेकर के प्रूफ किया गया था और कितना लेंथी था, ठीक है ना। तो और ये कितना आसान है, हम लोग क्या करना है टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा और नेट फ्लक्स को करते जाना है। और देखो यहाँ से चीज निकल के आ गई। अगर एग्जाम में आता है कि आपको इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी किसी पॉइंट में, तो आप दोनों मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो कई बार ऐसा होता है वो स्पेसिफाई कर देता है कि गॉस लॉ से नहीं करना है, ठीक है। तो देख लीजिए अगर आपको नहीं दिया है तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे एप्लीकेशन पे, ठीक है, जो कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू चार्ज शेल, ठीक है ना। चार्ज शेल बोल सकते हैं या फिर कंडक्टिंग स्फीयर बोल सकते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा कंडक्टिंग स्फीयर का और शेल का क्या मतलब हुआ। कंडक्टिंग स्फीयर में आपको एक खास बात पता चली होगी बेटा कि जो भी हम लोगों ने अगर एक स्फीयर लिया हुआ है, ठीक है, कोई भी अगर हम लोगों ने एक स्फीयर लिया है आर रेडियस का, ठीक है, और अगर उसमें मैं कोई चार्ज देता हूं तो स्फीयर में क्या होता है पूरा का पूरा चार्ज, अगर रॉड है कंडक्टिंग स्फीयर है तो पूरा का पूरा चार्ज रॉड कहां पे आ जाता है, सरफेस में आ जाता है। क्यों आ जाता है इस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा चार्ज रॉड सरफेस में आ जाता है, अगर मैं अंदर भी कहीं पे चार्ज दूंगा तो वो जाकर के सरफेस में आ जाएगा। कंडक्टिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगी उनमें जो भी चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस में रहेगा, इनसाइड कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन सुनना बेटा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये चार्ज दिया और अंदर ये चार्ज दिया, ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे मैंने चार्ज दे दिया 2 ठो, तो ये होता क्या है कि ये चार्ज जस्ट अपोजिट एंड्स पे आ जाते हैं, ये भी दूर दूर हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगता है F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड तो चेंज होना नहीं है और हर कोई ये चाहता है कि वो स्टेबल हो, उस पे लगने वाले फोर्सेस क्या हो, कम हो। लाइफ में हर कोई स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो वैसे ये चार्ज भी स्टेबल होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भैया मैं नेट फोर्स मेरे पे क्या रहे, 0 रहे या मिनिमम रहे, ठीक है ना। तो मिनिमम फोर्स के लिए आर की वैल्यू क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए तब फोर्स मिनिमम होगा। तो इस वजह से ये चार्ज जो है मैक्सिमम डिस्टेंस चाहते हैं, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो देखो यहाँ से आ जाएगी। और अब ये जो चार्ज दिए थे वो ऐसे सेट हो जाएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम चाहते हैं, जितना फोर्स ये इधर चाहता है उतना फोर्स ये इधर चाहता है, नेट इधर आएगा उसकी वजह से। तो इस तरह से क्या होगा, सारे चार्ज एक दूसरे पे नेट फोर्स बैलेंस करते जाएंगे और इस तरीके से जितना भी चार्ज डेवलप होता जाएगा वो सबका सब कहाँ पे होता जाएगा, सरफेस पे होता जाएगा और इस तरीके से सारा का सारा चार्ज सरफेस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, कंडक्टिंग स्फीयर जो भी होगा उसमें सारा का सारा चार्ज कैसा होगा, सरफेस में होगा। और अगर शेल है, शेल बोले तो हॉलो स्फीयर, ठीक है ना। हॉलो स्फीयर मतलब अंदर कुछ है ही नहीं है, बाहर ही है, तो ठीक है सरफेस में ही होगा और कहीं नहीं होगा। तो अब हमको बात करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस स्फीयर की वजह से वेरियस पॉइंट्स। कौन कौन से वेरियस पॉइंट होंगे, एक तो मेरा वेरियस पॉइंट ये है ए जो कि इनसाइड स्फीयर है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट है बी जो कि ऑलरेडी उसी सरफेस पे ही है
और एक पॉइंट होगा सी, जो कि हम लोग देखो यहां से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 3 पॉइंट हैं जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम लोग पहले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना, एट पॉइंट ए, बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ क्या होगा, इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा अब हम क्या देखेंगे, E डी एस कॉस 0 तो होना ही होना है, ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, E बाहर डी एस एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जरा मुझे बताओ कि यहाँ पे ए पॉइंट के अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू इन क्या है, 0 है। तो अगर 0 है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए पॉइंट में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट में 0 हो जाएगी। मतलब ये कहां तक 0 रहेगी, अच्छा देखो ये वेरिएशन जो स्मॉल आर लेंगे हम लोग गॉसियन रेडियस, तो वो कहां से कहां तक जाएगा, अगर ये पॉइंट यहां ले लेता, यहां ले लेता, यहां ले लेता, यहां ले लेता, तो हर जगह पे क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती। तो हम कह सकते हैं कि जो इनसाइड किसी भी सेल, इनसाइड किसी भी सेल, चार्ज सेल या सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट बी की। तो इसी में हम लोग करते हैं, अगर हम लोग पॉइंट बी की बात करेंगे, ठीक है, सब कुछ तो सेम जाएगा, रेडियस भी इतनी है, चार्ज प्लेस बी, तो बी में टोटल चार्ज कितना है, बी में तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है ही। तो अगर कैपिटल क्यू है तो यहाँ पे बी के लिए जब हम लोग करने जाएंगे बेटा, तो सीधे सीधे आ जाएगा E इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये यहां से बी पॉइंट के लिए आ जाएगा। ठीक, अब अगर मान लो हम लोग सी पॉइंट के लिए करते हैं कि एट पॉइंट सी क्या होगा, तो सी पॉइंट के लिए जब जाएंगे सब कुछ सेम है, बट रेडियस जो होगी, क्योंकि अब सी के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि यही जो गॉसियन रेडियस है वो ये है। ठीक है, अच्छा सी के लिए आपको ये बात करना है कि जो आर होगा वो कैपिटल आर होगा, और ए पॉइंट के लिए क्या होगा, आर स्मॉल आर जो होगा वो लेस देन कैपिटल आर होगा। तो यहां से स्मॉल आर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जरा मुझे देखो यहाँ पे बेटा हुआ क्या कि जो ये स्मॉल आर है कैपिटल आर से बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी, बी पॉइंट में होगी, और फिर उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो अगर मैं यहां से ग्राफ बनाऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर डिस्टेंस का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, तो बेटा देखो ये वो पॉइंट है जहां पे गॉसियन रेडियस कैपिटल आर के बराबर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी हमारी, मैक्सिमम थी, और यहां तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, और उसके बाद कैसे जाएगा, ये ऐसे वैरी कर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, हर बार पूछा जाता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल चार्ज शेल। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का थर्ड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। ठीक है, इंसुलेटिंग स्फीयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ना करो अगर सही चल रहा है तो सही करेंगे इंसुलेटिंग स्फीयर। ठीक है, तो अगर इंसुलेटिंग स्फीयर है तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इंसुलेटिंग स्फीयर है तो आप सबको पता है कि इसमें क्या होगा, जो चार्ज होता है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज होगा वो क्या होगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, तो जैसे ये पूरा चार्ज था, ठीक, जिसकी डेंसिटी हम लोगों को दे दी गई कितनी है, रो है, इसकी डेंसिटी हम लोग को कितनी दे दी गई, रो दे दी गई, रो। ठीक, चार्ज डेंसिटी रो। ठीक, तो अब हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एबीसी पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दिस चार्ज स्फीयर। ठीक है, इस चार्ज स्फीयर को हम लोग थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ठीक,
अब 3 पॉइंट्स है हमारे पास, ए, बी और सी, तीनों में निकालना है। तो बेटा हम लोग उल्टा ही चलेंगे, इस पे सी पे करेंगे क्योंकि पूरा सब कुछ सेम रहेगा जैसे कि कंडक्टिंग स्फीयर में था। जैसे पूरा चार्ज कैपिटल क्यू है, इसकी वजह से गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, टोटल फ्लक्स ई डॉट डी एस होगा, चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे ई डॉट डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, टोटल प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से प्लस क्यू रख देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। यानी किसी भी, अगर मैंने किसी को भी, किसी सॉलिड स्फीयर को मैंने कैपिटल क्यू चार्ज दिया हुआ है, या फिर मैंने इंसुलेटिंग स्फीयर को कोई कैपिटल क्यू चार्ज दिया हुआ है, आर डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब उसके आउटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में वो सेम होगी, चाहे वो सेल हो और चाहे फिर स्फीयर हो। ठीक है, यह बात समझ में आई होगी। अब इसी तरह से अगर मैं बी पॉइंट के लिए बात करता हूं, बी पॉइंट के लिए, तो बी पॉइंट के लिए जाओगे सब कुछ सेम रहेगा, बस जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस समय मैक्सिमम होगी एज पर केस थर्ड। जो हम लोग तीसरा केस कर रहे थे, ये यहाँ पे चौथा केस आ गया है इंसुलेटिंग स्फीयर वाला। ठीक है, तो जो प्रीवियस केस में हम लोगों ने किया था आप देख सकते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बी पॉइंट में थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी हमको मिल जाएगी। बोलो आई बात समझ में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एट पॉइंट ए की। किसकी, एट पॉइंट ए। अब यहां तक तो बेटा सब कुछ ठीक है, यहाँ स्मॉल आर हो जाएगा, क्योंकि अब देखो जो हमारा इस गॉसियन रेडियस है वो कैपिटल आर से कैसी है, छोटी है, तो स्मॉल आर जो होगा वो लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक, यहां तक तो ठीक आया था। अब क्यू इन जो हो गया वो चेंज हुआ है, क्यू इन जो है वो क्या है, चेंज हुआ है। अब अगर क्यू इन चेंज है तो उसको हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखो क्यू इन कैसे आएगा, 4 पाई बाई 3 आर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज था प्लस क्यू, इसलिए एक यूनिट में हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई बाई 3 आर क्यूब। ठीक है, इसलिए जो अब स्मॉल वॉल्यूम आएगा उसमें कितना होगा, 4 पाई बाई 3 पाई स्मॉल आर क्यूब, वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई बाई 3 कैपिटल आर क्यूब इंटू 4 पाई बाई 3 स्मॉल आर क्यूब। तो 4 पाई बाई 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, कैपिटल क्यू स्मॉल, दिस इज क्यू इन, ये आ जाएगा इनसाइड चार्ज। तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, यहां से कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल क्यू आर क्यूब, यहां से पूरा जो ये है कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब क्यू इंटू स्मॉल आर। ठीक है ना, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटिंग स्फीयर इनसाइड द एनी पॉइंट। ठीक, तो अब देखो अगर आर की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक काम कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप ये जान चुके हो, ग्राफ बनाना है मुझे। तो अगर अब मैं यहाँ पे क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो गया। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूं कि नहीं सर मुझे क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर किया था, तो देखो अगर क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये आर बढ़ रहा है वैसे वैसे चीजों को भी बढ़ना पड़ेगा, और आप देख सकते हो कि बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनैलिटी के साथ बढ़ेगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक, और कब तक जाएगा, जब तक कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाती, और जैसे ही बराबर हो जाएगा उसके बाद फिर से इसी चीज को फॉलो करेगा जो ऑलरेडी पहले कर रहा था। तो यहाँ पे इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए जो ग्राफ बनेगा वो ये बन जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, कई क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कैपिटल क्यू न दे करके डेंसिटी रो देता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप कैसे निकालोगे, तो उस केस में अगर आपको एक्सप्रेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे।
ठीक है, Q की वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे अभी हम लोगों ने किया था, कैसे हो जाएगा, उसमें आ जाएगा रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ जाएगा आपका। कैसे आ रहा है ये चीज मैं बता रहा हूँ। ये चीज आएगी इस तरीके से कि जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है ना ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, कितना आया, ठीक। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जब आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया तो क्या होगा, ये तो ये जो है ये 3 बाहर ही रहेगा। आपने यहाँ पे जब किया तो ये तो वॉल्यूम बन गया 4 पाई इतना नीचे वाला, और Q बाई दिस वॉल्यूम हो जाएगा तो डेंसिटी हो जाएगी, तो रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रो। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट चार्ज शीट कर लेते हैं, हाँ शीट के लिए, ठीक है। चार्ज शीट के लिए हम लोग बात करनी है। शीट मतलब जैसे कि एक पेज, आपके पास एक कोई पेज है, उसको मैंने चार्ज किया, तो चार्ज करते ही देखो हम क्या पाएंगे कि जितना चार्ज हमें इस साइड से दिख रहा है उतना ही चार्ज ब्लैक बोर्ड जो बोर्ड है उसके उधर से दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक पेज लिया, तो ये पेज देखो, तो इसमें अगर कोई चार्ज दिया गया तो ये चार्ज इधर से भी दिख रहा है, वो चार्ज इधर से भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक शीट की तरह बिहेव करेगा, ठीक। अब अगर जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, सिग्मा गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस इधर से कंसीडर करेंगे जिसकी ये एरिया वेक्टर ds होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर आ रही होगी। सिमिलरली सेम जो हमारा रॉड है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एक रॉड को ही इंसर्ट कर दिया, तो उसने इतने रीजन को क्या किया, इतने रीजन को कवर किया, ठीक है। और उस रीजन का एरिया वेक्टर कितना है, ds है, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। अब जो देखो आपने सेगमेंट कट किया था, उसका इधर वाला एरिया वेक्टर ds इधर होगा और उधर वाला एरिया वेक्टर ds इधर होगा, और उधर वाला जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर देगा, इधर वाला इधर देगा। ये चीज तो आपको बनी बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने ये एक कोई शीट ली, तो इधर जो अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएंगी और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएंगी, इधर से एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इधर से एरिया वेक्टर इधर जाएगा, सेम चीज हो गई, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा, फ्लक्स थ्रू सेगमेंट, है ना, नेट फ्लक्स। अभी आप बाय यूजिंग गॉस लॉ पे आते हैं सीधे, बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक। इंटीग्रेशन E डॉट ds चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे कितनी जगह से जा रहा है, एक यहां से एक यहां से, तो हम लोग क्या करेंगे, E डॉट ds cos 0 प्लस, मतलब यहाँ cos 0 तो आ ही जाएगा क्योंकि इसके लिए भी 0 हो रहा है, और इंटीग्रेशन E डॉट ds cos 0 चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, E की वैल्यू बाहर आ जाती है, इंटीग्रेशन ds प्लस E ds। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये ds का इंटीग्रेशन होगा तो जो इसका एरिया A है वो निकल के आ जाएगा, तो EA प्लस EA, तो यहां से आ जाएगा 2EA। अच्छा, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज प्लेस्ड अपॉन एरिया A है, तो एरिया A जाएगा, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो A से कैंसिल आउट, तो E की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी चार्ज शीट की वजह से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, और ये जो मैं 5th और 6th डेरिवेशन करा रहा हूं, ये मान के चलो कि बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो जो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये R पे डिपेंड नहीं हो रहा है, ये R पे डिपेंड नहीं हो रहा है। सिग्मा जो ले लिया एक बार कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट ले लिया जो एक बार ले लिया कांस्टेंट। तो क्या देखेंगे कि इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये तभी तक वैलिड है जब तक कि वो शीट हमें इनफाइनाइट नजर आ रही है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि जमीन से लेके आसमान तक हमें वो दिख रही है,
ठीक। इनफाइनाइट का मतलब ये बोर्ड भी हो सकता है। डिपेंड क्या करता है, मैंने आपको 11th में ही पढ़ाया था कि इनफाइनाइट का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में जो चीज दी गई हो वो इनफाइनाइटली लार्ज हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे सेट के एकदम से एक ऐसा पॉइंट ये वाला देखूं इस शीट की वजह से, तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे मुझे इनफाइनाइट नजर आ रहा है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बोर्ड से दूर होती जाएगी फिर ये चार्ज पॉइंट साइज में कन्वर्ट होता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऐसे जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, तो काफी दूर तक तो ऐसे जाएगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाना शुरू कर देगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्सेस ग्राफ आर हो जाएगा, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट की वजह से। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेट। ठीक है ना, चार्ज प्लेट की बात करते हैं हम लोग। ठीक, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होने वाली हैं, बस यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक 3D फिगर बनाना है। क्या करना है, एक 3D फिगर बनाना है। और जैसे ही 3D फिगर बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि प्लेट है तो प्लेट में अब दो सरफेस आ जाएंगी, प्लेट में अब दो सरफेस आ जाएंगी। कैसी सरफेस आ जाएंगी, दो, जैसे कि अगर आपने थोड़ा सा भी थिक ले लिया और कंडक्टिंग है तो अब होना क्या वाला है, जैसे ये बुक है मेरे पास, तो इसमें हल्का सा भी अगर ये थिक है तो आप क्या देखोगे कि एक तरफ तो चार्ज इधर पूरा सरफेस में आ जाएगा और वो चार्ज जो है इधर भी सरफेस में आ जाएगा। तो अब जो सिग्मा है वो क्या हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी हम लोग कर रहे थे ना, क्योंकि अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कितनी सरफेस आ गई है, दो सरफेस आ गई है। कितनी आ गई है, दो सरफेस आ गई है। ठीक, तो यहां से ये जरूर हो जाएगा क्योंकि जितना चार्ज आपने दिया है कैपिटल Q वो 2a सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक, सब कुछ तो सेम है यहां से यहां तक, बस केवल Q इन की वैल्यू जो हो जाएगी वो सिग्मा 2a हो जाएगी। 2a से 2a कैंसिल होगा तो यहां से जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और सारा कुछ सेम होने वाला है। आप देख सकते हैं पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस लॉ लगाया, ये चीज सॉल्व की, Q इन की वैल्यू यहां से रख दिया, 2a कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा किसकी वजह से, ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेट की वजह से। ठीक, आप लोग देख लीजिए इसको। अब हम लोग बेटा एक न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल्स पे हम लोग आते हैं और ये न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो शीट रखी हुई हैं, एक की चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा 1, दूसरे की है प्लस सिग्मा 2। ठीक है, तो 3 पॉइंट दिए जाते हैं A, B और C। ये है प्लेट 1 और ये है प्लेट 2। तो कह रहा है कि तीनों में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। तो अब कैसे करेंगे हम लोग, जो A पॉइंट में आता है इस सिग्मा की वजह से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी हो जाएगी, E जो 1 प्लेट की वजह से आ रही है वो है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी तो अपना इन्फ्लुएंस इधर देगा, तो इसकी वजह से E2 कितना आ रहा है, E2 आ जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो EA की मैं बात करूं तो अगर EA वेक्टर जो आएगा वो क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के सम के इक्वल होगा। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट निकल के यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और किधर आएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। इसी तरह से अगर मैं यहां पे EC की बात करूं तो भी क्या होगा, इसकी वजह से भी इन्फ्लुएंस इधर आएगा, यानी E1 जो होगा वो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से भी इधर इन्फ्लुएंस है E2 जो कि आ जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से EC जो आएगा वो E1 और E2 दोनों का वेक्टर सम करेंगे। अब सेम डायरेक्शन में है इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इधर होगा टुवर्ड्स राइट। ठीक, अब यहां पे B पॉइंट की बात करें तो बेटा ये पॉजिटिव तो इसको देखो इधर देना चाहेगा, E1 जो है वो इधर देना चाहेगा और कितना देना चाहेगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये E2 जो है ये इधर देना चाहेगा, सिग्मा 2/2
2 एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव तो अपने अवे फ्रॉम द सोर्सेज जाएंगे ना, और ये भी अपने अवे फ्रॉम द सोर्सेज जाएगा। अगर यहाँ पे सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है तो जो ई बी निकल के आएगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2। तो अब E2 नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए इसको मैं माइनस ले रहा हूँ, E1 माइनस E2 आ जाएगा। तो हो क्या जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो EB आ जाएगा वो ये आ जाएगा और टुवर्ड्स राइट आएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, दो चार्ज शीट थी जिनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 गिवन है। तो अब उसकी वजह से हम लोगों को वेरियस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमेशा अपने से अवे फ्रॉम द सोर्स देगा। तो क्या करेंगे, ये इसकी वजह से इस पॉइंट में अवे फ्रॉम द सोर्स, इसकी वजह से, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द सोर्स है। अब इसकी वजह से निकाले तो ये भी क्या करेगा, अवे फ्रॉम द सोर्स देगा। तो एक पॉइंट में दोनों का क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। सिमिलरली इसकी वजह से जो इधर जाएगी वो भी अवे फ्रॉम द सोर्स, इसकी वजह से अवे फ्रॉम द सोर्स, दोनों को ऐड करेंगे ये निकल आएगा। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव अपने से अगर इधर करेगा तो इधर ही तो जाएगा, और ये पॉजिटिव अपने से दूर करेगा तो इधर जाएगा। दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे एक माइनस साइन ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, रुक दो। हाँ, तो बेटा हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो ये है, सेम है, बस केवल एक साइन का चेंज किया मैंने कि अगर दो अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स आ जाती, शीट आ जाती तो क्या होता। देखो एक प्लस सिग्मा 1 और एक माइनस सिग्मा 2, मैग्नीट्यूड सिग्मा 1 का ज्यादा है। तो सेम प्रोसीजर, अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा अपने से दूर फील्ड लाइंस को देगा। तीनों जगह पे देख सकते हो आप, दे रहा है। और वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब ये नेगेटिव आया, नेगेटिव की वजह से जो फील्ड लाइंस आती है वो क्या होती है, टुवर्ड्स द सोर्स जाती हैं। तो देखो अब ये अगर ये सिग्मा है तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी अट्रैक्ट करेगा और इधर से भी अट्रैक्ट करेगा। वैल्यू है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दोनों यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑब्वियस सी बात है E1 माइनस E2 करेंगे, क्योंकि एक जो है इधर बढ़ाना चाह रहा है और एक घटाना चाह रहा है। तो नेट कैसे आएगा, नेट आएगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से। तो वेक्टर सम तो किया, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो E1 माइनस E2 कर देंगे तब EA मिलेगा। तो E1 माइनस E2 करेंगे तो ये आ गया, और रिजल्टेंट अगर सिग्मा 1 ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसकी वजह से लेफ्ट में ही जाएगा। दोनों यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन में, इसलिए ऐड कर देंगे और आंसर ये आ रहा है। यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला बेटा कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसकी डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर रेडियस मैंने कर दी, और इस पे जो चार्ज दिया मैंने वो 10 माइक्रोकूलम का दिया। कितने का दिया, इसमें मैंने 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया। अब यहां सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वो ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इसमें नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, इसमें नेट फोर्स कितना होगा, तो फाइंड द नेट फोर्स एट 2 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू दिस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे कूलॉम्स लॉ नहीं लग सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। लेकिन एप्लीकेशंस के थ्रू देखो हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, ये बहुत आसान चीज है। याद करो मैंने आपको आर डिस्टेंस में फॉर्मूला निकलवाया था, गॉस सरफेस लेकर के, गॉसियन रेडियस लेकर के। तो अगर मैं यहाँ पे गॉसियन रेडियस ले लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आसानी से आ जाएगी। ठीक है ना, E.ds q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4πr² इज इक्वल टू q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू आ गई कितनी, q in अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। बोलो ये आया कि नहीं आया। तो इस स्फीयर के r कौन सी डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, सेंटर से ही तो ले रहे थे, याद करिए अपने जो हम लोगों ने अभी एप्लीकेशन यूज किया हुआ है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो डिस्टेंस हम लोगों को, अब यहाँ पे कंफ्यूजन यही हो रही थी ना, कूलॉम्स लॉ में हम लोग कौन सी डिस्टेंस लें, ये 5 लें कि ये लें कि यहाँ से ये लें। तो हम लोगों को कहां से डिस्टेंस लेनी होगी, सेंटर से लेनी होगी। ठीक है, तो ये आ गया। फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स बहुत आसान, Q इंटू
ई हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अब हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 9 इंटू 10 पावर 9, 10 इंटू 10 पावर -6, 2 इंटू 10 पावर -6 बाई 10 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 3 न्यूटन। ठीक, ये चीज तो आप इस तरह से ये कर सकते हो। नेक्स्ट, अच्छा, एक कोई ट्रायंगुलर वेज है जिसकी साइड जो है 5 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, एक कोई छोटा स्फीयर है कंडक्टिंग 5 सेंटीमीटर रेडियस का, यहाँ पे मैंने भी 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। एक कोई बड़ा स्फीयर है 10 सेंटीमीटर का, यहाँ पे मैंने चार्ज +2 माइक्रोकूलम रखा है। यहाँ पे मैंने कोई क्यूब ले लिया था और उस पे भी मैंने कितना चार्ज दे दिया है, क्यूब का साइड जो है वो है 10 सेंटीमीटर की साइड है, तो यहाँ पे भी मैंने +2 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है। तो जब बताना है किसमें जो फ्लक्स है वो सबसे ज्यादा होगा, किसमें जो फ्लक्स है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो अब हम लोग अगर किसमें फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा तो ये कैसे करेंगे, तो बेटा याद होना चाहिए गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड लूप। ठीक है ना, एनी क्लोज्ड लूप, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि शेप एंड साइज क्या है। ठीक है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, सेम निकलेंगी। तो जितनी फील्ड लाइंस यहां से ऐसे निकलेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस यहां से भी निकलेंगी और उतनी ही फील्ड लाइंस सभी में से सेम निकलने वाली हैं। मतलब गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस आप कैसी भी ले लें, किसी भी शेप का ले लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, आपने ऐसे ले लिया, इसकी कोई हमें साइड नहीं पता, तो इसके थ्रू भी जो टोटल फ्लक्स होगा वो इन्हीं सबके बराबर होगा। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आपसे क्यूब वाले पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए कोई एक मैंने क्यूब ले रखा है ना, एक क्यूब ले रखा है और इस क्यूब के एक कॉर्नर में चार्ज है +Q, तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, साथ ही साथ कोई भी एक वो दे देंगे फेस के थ्रू कितना पास होगा, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से सीखेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका कैसा है, ये पूरा का पूरा 3D बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब में एक कॉर्नर में मैंने चार्ज यहाँ पे दे दिया, तो इसकी वजह से कितना फ्लक्स यहाँ से पास होगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनना, ये चार्ज अभी क्लोज्ड नहीं है, तो ये चार्ज कैसा है, अभी क्लोज्ड नहीं है। तो क्लोज नहीं है तो गॉस लॉ हम लोग नहीं लगा पाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको क्लोज करेंगे। तो कैसे क्लोज करेंगे, जरा ध्यान सुनना। अगर इस चार्ज को क्लोज करना है तो मैं इसी तरह का एक क्यूब इधर ले आऊंगा, इसी तरह का एक क्यूब यहां से ले आऊंगा, इसी तरह का एक क्यूब इधर ले आऊंगा, तो नीचे चार्ज क्यूब हो जाएंगे और ऊपर से रखते जाएंगे तो 8 क्यूब हो जाएंगे और 8 क्यूब की वजह से वो चार्ज बीच में यहाँ पे दब जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे टू यूज, फॉर यूज, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करें, गॉस लॉ को यूज करने के लिए, फॉर यूजिंग गॉस लॉ हम लोग क्या करेंगे, वी यूज 8 क्यूब टू कवर चार्ज +Q। ठीक है ना, तो अब हम यहां पे क्या देखेंगे, फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स कितना है। अब यहां पे चार्ज जब क्लोज हो गया तो Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो रहा था, सो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना हो जाएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। अब जरा अगर ऐसी बात आ गई तो जो भी फील्ड लाइन, अब कह रहा है कि एक तो ये आंसर हो गया कि हमारा एक जो क्यूब था उसकी वजह से कितना फ्लक्स पास होगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट पास होगा। अब कह रहे हैं कि जो कोई एक फेस है, उस फेस से कितना पास होगा ये बताना है। ठीक है ना बेटा,
तो अपने घर में जिस कमरे में आप बैठे हैं, एक आप कॉर्नर को ऊपर छत में सिलेक्ट कर लीजिए और अब ये सोचिए कि अगर वहां से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ रही हैं तो कौन सी ऐसी तीन फेस होंगी कौन कौन सी ऐसी फेस होंगी जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी। तो आप ये पाएंगे कि जो कॉर्नर आपने लिया है उससे जुड़ी तीन फेस ऐसी होंगी जहां से फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। एक तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं क्या करता हूं, मैं उस कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूं तो वहां पे क्या देखूंगा, एक इधर वाली उस फेस से नहीं पास हो पाएगा, ठीक है ना, एक ऊपर से नहीं पास हो पाएगा, एक सामने से नहीं पास हो पाएगा। बची कितनी, एक नीचे वाली, इधर वाली और इधर वाली, तीन फेस ऐसी हैं जिससे ये पास हो पाएगा। तो जितना भी ये Q/8 एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है वो थ्री फेसेस से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस फ्लक्स पासिंग थ्रू Q/8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पासिंग ओनली three faces. So flux passes through one phase is Q/8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3। तो कितना हो जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी आप कॉर्नर लेंगे तो उसके, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये कॉर्नर लिया था, इससे Q/8 एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा था, तो आप देखो ये वाली सरफेस से फ्लक्स नहीं पास हो पाएगा। पास होने का मतलब उससे निकल के जाना, तो यहां से कहां जा पाएगा, और ना यहां से जा पाएगा और ना इधर वाले से जा पाएगा। लेकिन जो इस चार्ज रखा हुआ है उसकी फील्ड लाइन जो है यहां से निकल सकती हैं, यहां से निकल सकती हैं और नीचे से निकल सकती हैं। तो इसीलिए अगर एक फेस के थ्रू हमको निकालना है तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मेरे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं गॉस लॉ के, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक शीट दूं जिसके थ्रू आप गॉस लॉ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। और उनके अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आप सभी के पास है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि उन क्वेश्चंस को मैं क्या करूं, नेक्स्ट लेक्चर पे आपको उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकूं। और नेक्स्ट टर्म से हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग फिर नेक्स्ट जो चैप्टर 2 है उस पर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।